Friends, today we will read sustainability of development. Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generations. In the previous class, we have also read about the sustainable development in geography. And sustainable development means when we develop without interference our environment. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. We are talking about the sustainable development, and most of the scientists think, and they have also warned the people of the world in the half of 20th century, and we are developing the whole around, but this is not a sustainable development. So the first convention of the Earth Summit was held in 1992, and the Agenda 21 was goal of this convention. And according to this convention, the main motive of the sustainable development, and in the sustainable development we develop our society without interference in nature. We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. You can say sustainable development in हिंदी सतत विकास. सतत विकास क्या होता है? जब हम बिना कोई नुकसान पहुंचाए, अपनी प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो विकास किया जाता है उसे हम सतत विकास कहते हैं, जिससे कि हम आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए उसको संरक्षित कर सकें. तो कहने का अर्थ यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं. जो हमें एनवायरनमेंट और नेचर हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और वो हमें अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा. एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है कि भारत के अंदर ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है, क्या जो है सिचुएशंस हैं. रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one-third of the country is overusing their groundwater reserves. हाल के जो सबूत मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, उसमें ये सुझाव दिया गया है कि जो ग्राउंड वाटर का जो यूज़ हो रहा है वो काफ़ी सीरियस है, और भारत के अलग अलग जो भी हिस्से हैं, बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पानी का मिसयूज़ हो रहा है. करीब 300 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से रिपोर्ट आई है कि पानी का जो लेवल है वो करीब 4 मीटर तक पिछले 20 सालों में कम हुआ है. नियरली 1/3 जो हमारा देश है उसमें पानी का जो उपयोग होता है ग्राउंड वाटर के रूप में, उसका उपयोग किया जाता है, ओवर यूज़ भी हो रहा है उसका. Another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. अगर हम ऐसे ही इन रिसोर्सेज का अगर उपयोग करते रहे या मिसयूज़ करते रहे तो आने वाले 25 वर्षों में करीब 60% जो देश है उसमें भी इस प्रकार की कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी. तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन द agriculturally prosperous regions of Punjab and Western UP, hard rock plateaus area of Central and South India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements. तो ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूज़ हो रहा है पर्टिकुलरली ये जहाँ पर कृषि
क्षेत्र से संबंधित जो समृद्ध क्षेत्र हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर लगातार इसका उपयोग पाया जाता है। और हार्ड रॉक जो प्लेटी एरियाज़ हैं, चाहे वो मध्य भारत के हों या दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इसका ओवर यूज़ हो रहा है। कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज़ भी हैं जहाँ काफ़ी तेज़ गति से अर्बन सेटलमेंट भी हुआ है। अर्बन सेटलमेंट से मतलब है कि जहाँ पर हम जो कहते हैं ना शहरीकरण के कारण भी ये समस्या उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं कि वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज्ड, तो इसका आंसर आपको इसमें सर्च करना है। दूसरा, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या जो है विकास बिना ओवर यूज़ के भी हो सकता है? अगर हम पानी का ओवर यूज़ ना करें तो हम विकास कर सकते हैं क्या? पानी का जो ओवर यूज़ हो रहा है हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो उससे हम वाटर को जो है मिसयूज होने से बचा सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशंस हैं भारत में, तो इस समय काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में पानी की समस्या से लोग ग्रसित हैं। एक दूसरा भी हाल ही के वर्षों में एक देखा गया महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में एक लातूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर जब ग्रीष्मकाल के दौरान करीब ये 2 या 3 वर्ष पहले की बात है, तो ट्रेन से दिल्ली से पानी भेजा गया। सोचो, वहाँ पीने के पानी की ऐसी खराब स्थिति उत्पन्न वहाँ पर हुई। तो इस प्रकार की स्थितियाँ भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पानी की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। तो उन समस्याओं से निजात पाने का तरीका क्या है कि हमें अपनी नदियों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी नदियों को जोड़ करके उसके पानी का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो हम अपनी पूरी जनसंख्या को पीने का पानी मुहैया करा सकते हैं। ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें अभी भी कोई एक ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा जिससे इस प्रकार की जो है पॉसिबिलिटी हो। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने जो है चारों महानगरों को जोड़ने वाली क्वाड्रिलेटरल हाईवे की जो है घोषणा की थी और उससे चारों महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से अगर हम नदियों को भी जोड़ने का काम करें और नदियों को जोड़ दें तो हम अपनी पूरी जनसंख्या को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कम होगा और हमारा जो पृथ्वी के अंदर जो पानी है उसको हम बचा सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। एज यू नो दैट दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. जो ग्राउंड वाटर है वो एक क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल होता है। जैसे सोलर एनर्जी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, फॉरेस्ट होता है ना, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो ये जो संसाधन हैं उनको नेचर के द्वारा रिप्लेनिश किया जाता है और उनका उपयोग हम क्रॉप्स में, प्लांट्स में करते हैं। इसलिए ये जितने भी संसाधन हैं उनका ओवर यूज़ ना हो, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। उदाहरण के लिए ग्राउंड वाटर के केस में यदि हम ज़्यादा उपयोग करते हैं या हम उसको रेन के द्वारा रिप्लेनिश भी किया जाता है और हम उसको इस प्रकार का जो संसाधन है हम उसको ओवर यूज़ कर रहे होंगे ना, ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे क्योंकि रेन का जो वाटर होता है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एक्सॉस्टेड आफ्टर ईयर्स of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो जितने भी जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमें अर्थ से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं और उनके क्या है, एक लिमिटेड स्टॉक्स हैं। अगर हम उनका मिसयूज़ करेंगे या ओवर यूज़ करेंगे तो वो एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और उन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स का समय लगता है क्योंकि वो अर्थ के नीचे ही उनकी बनने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। फिर हमें क्या होता है, अगर ये समाप्त हो सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें फिर दोबारा से नए संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी, ठीक है।
और ये जो नए संसाधन होंगे फिर हमें उनको स्टॉक में ऐड करना होगा। इसलिए जो समय इनमें लगता है, ठीक है ना, तो हमें आवश्यकता है कि हम इनको एग्जॉस्ट कैसे करें, कैसे इनको बचाएं, ये हमारा सबसे प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एक्सॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये टेबल है 1.7। इसमें क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में दिया गया है कि मिडिल ईस्ट जो रीजन्स के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर करीब 808 है ना 808,000 मिलियन बैरल्स जो है रिजर्व्स हैं। और यहाँ पर रिजर्व जो लास्ट रहे वो कितने रहे 70। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितना है 50 है, ठीक है, 1000 मिलियन बैरल्स। और नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट 10.5, तो काफ़ी कम होते जा रहे हैं ना ये रिजर्व्स। तो ये क्या इंगित करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमें आज कितनी आवश्यकता है अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। अगर हम इनको कंजर्व करते रहेंगे या कंजर्व करें तो हम अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनको उपयोग कर पाएंगे। और अगर हम इसी तरीके से इनका ओवर यूज़ करते रहे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। फिर हमें नए सोर्सेज जो है वो तलाश करने होंगे। इसी प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं नीचे, 2 क्वेश्चंस, उनको भी समझ लेंगे। जैसे क्रूड ऑयल के बारे में है, इस क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री, डिस्कस करना है आपको। क्या जो क्रूड ऑयल है वो आवश्यक होता है विकास की प्रक्रिया के लिए किसी भी देश में? बिल्कुल आवश्यक होता है, क्योंकि आजकल हमारे जितना भी इंडस्ट्री रन हो रहा है, ठीक है, जितने भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए हमें क्रूड ऑयल की नीड होती है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? एज यू नो दैट इंडिया इज ऑल्सो इम्पोर्ट द क्रूड ऑयल फ्रॉम द अनदर countries like the Middle East countries, Saudi Arabia and the USA, United States of America। तो ये जितने भी बड़े बड़े जो जहाँ पर रिसोर्सेज हैं क्रूड ऑयल के, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो हमारे पास संसाधन हैं वो कम हैं, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारा जो खपत होता है वो कंजप्शन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आवश्यकता ये है कि हम क्रूड ऑयल को कैसे बचाएं। तो क्रूड ऑयल जिससे कि हम अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व कर सकें। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस हैं उनको हम कैसे हैंडल करें, तो ये सारी समस्याओं को सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इनका उपयोग कम करें, जितना आवश्यक हो उतना ही करें। आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम क्रूड ऑयल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो जो एनवायरमेंटल के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अपने नेशन और जो हमारे स्टेट्स बाउंड्रीज हैं, है ना, उनमें उसके रेस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो इशू है कि जहाँ पर बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं, जो लॉन्गर रीजन्स हैं या नेशन हैं, वहाँ पर कुछ विशेषताएँ भी हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो एक दूसरे से क्या है, साथ साथ क्या करता है, लिंक भी करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एक नया एरिया है जिसमें नॉलेज होता है ना, नॉलेज का एक नया एरिया है जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और भी अदर जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो साथ साथ कार्य कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल एट ऑल टाइम। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो एंड व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आवर गोल्स आर। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो एक बड़ा एक प्रश्न है कि जो डेवलपमेंट है या उसका जो प्रोग्रेस है वो क्या एक तरीके से पेरिनियल होता है, और ये सभी समय पर जो समाज के जो सदस्य होते हैं इंडिविजुअली, हम सबको ये नीड होती है, पूछने की भी ये नीड है कि हमें जाना कहाँ है ना, या हम कहाँ जाना चाहते हैं। प्रश्न ये है हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि आज के इस दौर में हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम उनकी पूर्ति कैसे कर रहे हैं।
और आने वाले भविष्य में हमारी जो जनरेशन है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, क्योंकि जो संसाधन होते हैं उनसे हमारी क्या होता है, रिसोर्सेज कंप्लीट आवर नीड्स, है ना। जो संसाधन है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो संसाधनों का अगर हम दोहन करते रहेंगे तो हमारे लिए आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए वो संसाधन बचेंगे नहीं। तो हमें अभी ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं या जो इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं, वो सभी इस पर फोकस कर रहे हैं कि हाउ वी कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ वी यूटिलाइज द रिसोर्सेज। सो मैनी क्वेश्चंस अराइज बिफोर, ओके। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आज भी डिबेट है। और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उस पर काफ़ी जो है चर्चाएं भी चल रही हैं, बहस भी होती है। और विकास पर बहस निरंतर चलती रहती है, क्योंकि अगर हम विकास पर बहस नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते। तो आज के जो विकास का सबसे जो मूल लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे या उसकी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो इन फ्यूचर हम अपनी जनरेशन्स को जो है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, हमारे एंसेस्टर्स से, फोर फादर्स से जो हमको मिला, उसको वो हमारे बच्चों को भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट का चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो रहा है। और इसमें हमने बहुत सारे जो हैं पैरामीटर्स के आधार पर विकास को चेक किया कि विकास होता क्या है और विकास के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, किस आधार पर हम ये मेज़र करते हैं कि कौन सा देश जो है विकसित है, कौन सा विकासशील है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और डेवलपमेंट की गोल्स क्या क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमने इसमें अध्ययन किया है। तो इसको आप एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे पूरा चैप्टर, और इसमें देखेंगे कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट करना है स्वयं से, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के आंसर्स को इसमें से सर्च करके और इनको मेंशन करना है। इसके अलावा आप ज़्यादा फोकस करेंगे आप अपनी स्टडी के ऊपर, क्योंकि आपका बोर्ड का क्लास है, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को प्रॉपर स्टडी करेंगे, हर पॉइंट को, है ना। और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे और बार बार उसी को पढ़ना है। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं, जैसे हम पिछले सेक्शंस में पढ़े हैं, वो फिगर्स आपको याद रहें, ठीक है। कि हमने जैसे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, क्या होता है, उस पर आपको अगर कोई एग्जांपल देना हो तो अंडरग्राउंड वाटर के बारे में दे सकते हैं, क्रूड ऑयल के बारे में दे सकते हैं, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे डेटास दिए गए हैं, ये हमने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया था नेशनल इनकम का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो SDI के बारे में इसमें दिया गया है कि वर्ल्ड लेवल पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, जो कि UNDP जो होता है उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। UNDP क्या होता है, और UNDP जो है एक संस्था होती है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको भी इस चैप्टर में दोबारा से रिवाइज करना है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं और उनको हम कैसे कंपेयर जो है, कैसे उनकी जो है हमें प्राप्त होती हैं, इनकम्स के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको इस चैप्टर में एवरेज इनकम के बारे में पढ़ाया, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया। तो ये हम जिससे हम अलग अलग कंट्रीज और स्टेट को जो है कंपेयर करते हैं कि विच कंट्रीज डेवलप और नॉट, है ना। तो ये सारे पॉइंट नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी बताया था। तो ये मैं करीब 3-4 वीडियोज़ मेरे इसमें हो चुके हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसके जो एक्सरसाइज है आप वो एक बार क्या करेंगे, कंप्लीट कर